नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत टारगेट विद्यालय में। और इतिहास की श्रृंखला जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले दिन हमने संगम कालीन जो साहित्य था उसके बारे में जानकारी अर्जित कर ली थी। जो 3 वंशों की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, उनमें से पहले वंश के इतिहास के साथ मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ ही साथ अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे लाभ हो सके। आजकल प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न आते हैं उनमें दक्षिण भारत से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा आने लगी है, इसलिए हमारा फोकस है कि हम दक्षिण भारत के इतिहास को भी ध्यान से देख लें। उधर से एक तो समस्या आती है सबसे बड़ी तथ्यों को याद रखने में कि उधर के जो नाम हैं वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं और उन अलग प्रकार के नामों को याद रखना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आइए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं आज के अपने वंश के बारे में, चेर राजवंश के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं। अगर चेर राजवंश की बात करें तो चेर राजवंश के बारे में जो हमें पहली जानकारी मिलती है या चेर राजवंश का जो पहला उल्लेख मिलता है वो एक शब्द से मिलता है जिस शब्द को हम कहते हैं चेरपादा। इस चेरपादा शब्द का प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो उल्लेख है वो संभवतः ऐतरेय ब्राह्मण के द्वारा किया गया है चेरों का। इसके अलावा इस राजवंश को जानने के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो रामायण है, रामायण से इनकी जानकारी मिलती है, महाभारत से इनकी जानकारी मिलती है, अशोक के शिलालेखों से इसकी जानकारी मिलती है और अशोक के शिलालेखों के साथ साथ कालिदास का जो एक महाकाव्य है जिसको हम रघुवंश महाकाव्य कहते हैं, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य है, उस रघुवंश महाकाव्य से भी चेरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ जो संगम कालीन साहित्य है, संगम कालीन साहित्य भी हमें चेरों के बारे में बताता है। जो मुख्य स्रोत हैं वो मुख्य स्रोत क्या है? रामायण है, महाभारत है, अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त रघुवंश महाकाव्य है कालिदास द्वारा कृत और संगम कालीन साहित्य है जो हमें इसकी जानकारी देते हैं। अब इसके बाद अगर इनके राज्य क्षेत्र की बात करें कि इनका क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तारित था, इसकी बात करें तो आधुनिक कोंकण से लेकर के जो मालाबार का तट है वहां तक, कोंकण से मालाबार के तट तक, और इसके साथ ही साथ त्रावणकोर से लेकर कोचीन तक, त्रावणकोर से लेकर के कोचीन तक इनका राज्य प्रसारित था। त्रावणकोर से लेकर के कोचीन तक, यानी ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, कोंकण, मालाबार, त्रावणकोर और कोचीन तक इनका नाम मिलता है। तो कोंकण से लेकर के त्रावणकोर, मालाबार और कोचीन तक इनका राज्य प्रसारित था। अब उसके बाद अगर हम बात करें, इस वंश के बहुत से अन्य नाम भी मिलते हैं, तो अन्य नामों को की भी बात कर लेते हैं और किन किन नामों से इनका उल्लेख मिलता है। सबसे मुख्य जो नाम है वो अशोक के शिलालेखों में जो नाम दिया गया है, अशोक के शिलालेखों में इनको जो नाम प्रदान किया गया है वो नाम मिलता है केरल पुत्र। जो चेर राजवंश के लोग थे उनको केरल पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है अशोक के शिलालेखों में। इसके अतिरिक्त कुड़ावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलयार, बनारवर, इस प्रकार के बहुत सारे नाम मिलते हैं। वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र नाम से इनका उल्लेख हुआ है तो केरल पुत्र के नाम से जो अशोक के शिलालेखों में उल्लेख हुआ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि अशोक के शिलालेखों में किस राजवंश को केरल पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है? चेर राजवंश को, पांड्य राजवंश को, चोल राजवंश को? तो वहां पे आपका उत्तर होगा चेर राजवंश को। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो राजकीय चिन्ह मिलता है धनुष के रूप में। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो राजकीय चिन्ह धनुष मिलता है। ये तो प्रारंभिक जानकारियां हो गई चेर राजवंश के इतिहास से संबंधित। अब हम बात करते हैं चेर राजवंश का जो प्रारंभिक शासक था वो कौन था, यानी किसके द्वारा चेर राजवंश की स्थापना की गई, चेर राजवंश को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इस बात पे चर्चा कर लेना जरूरी हो जाता है। तो जो पहला शासक था चेर राजवंश का उसका नाम मिलता है उदयन जेरल। ठीक, पहला नाम मिलता है उदयन जेरल। और इसका जो शासन काल था वो बताया जाता है कि 130 ईस्वी के लगभग इसका शासन काल रहा और ये प्रथम शासक था। और प्रथम शासक होने के साथ साथ ये आपको याद रखना है
कि ये प्रथम शासक था। कौन प्रथम शासक था? उदयनचेरल, ये प्रथम शासक था। और जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं तेलुगु के, परनार, उन परनार का ये समकालीन था। परनार नामक प्रसिद्ध तेलुगु कवि का ये समकालीन था। और कहा यह जाता है कि महाभारत का जो युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में जिन वीरों ने भाग लिया था, उन वीरों को इसके द्वारा भोजन करवाया गया था। अतः इसको एक उपाधि और मिलती है महाभोजक की। इसको महाभोजक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने महाभारत में भाग लेने वाले जो योद्धा थे उनको भोजन करवाया था। इसके राज्य में एक बड़ी पाकशाला थी जो सदैव लोगों के लिए खुली रहती थी, इसलिए इसको महाभोजक भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा शासक बना, वो दूसरा शासक था नेदुनचेरल आदन। नेदुनचेरल आदन, ये इसका पुत्र था। और अगला शासक बना नेदुनचेरल आदन। और नेदुनचेरल आदन जो था, उसने पड़ोस के राज्य पे आक्रमण करके वहां के जो यमन व्यापारी थे उनको बंदी बना लिया। और बताया जाता है कि बाद में उन युद्ध बंदियों को छोड़ने के लिए उसने बहुत सारा धन लिया। और इसी धन लेने के कारण चोलों के साथ इसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में ये मारा गया। इसने जो उपाधि ले रखी थी वो अधिराज की उपाधि ले रखी थी। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। जो चोल थे, चोलों के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये मारा गया। उसके बाद जो अगला शासन हुआ वो पलयाने सैल्यकेल कुट्टवन हुआ। यानी केवल नाम है, आपको कुट्टवन याद रखना है, इतना ही पर्याप्त है। पूरा नाम तो पलयाने सैल्यकेल कुट्टवन था। और उसके बारे में केवल एक ही बात प्रसिद्ध है कि कुट्टवन की जो सेना थी उसमें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कुट्टवन की सेना में थी। उसके बाद जो अगला शासक बना वो सेन गुट्टवन था। अगला शासक सेन गुट्टवन बना। और सेन गुट्टवन से संबंधित कई एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सेन गुट्टवन का एक उपनाम मिलता है, वो उपनाम आपको याद रखना है, क्योंकि उपनाम बड़ा अलग अजीब प्रकार का है। इसका उपनाम मिलता है लाल चोर। इसको लाल चोर के उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत कला प्रेमी था, विजेता था, और इसने अपनी नौसेना की मदद से महुर नामक प्रदेश को विजित किया था। महुर नामक एक प्रदेश को इसने अपनी नौसेना की सहायता से विजित किया था। और दक्षिणी प्रायद्वीप में इसने सर्वप्रथम एक विशेष प्रकार का त्योहार मनवाना शुरू किया। उस त्योहार का नाम मिलता है पत्तनी। पत्तनी या एक और नाम मिलता है कड़न्नी। पत्तनी या कड़न्नी नामक एक विशेष त्योहार या विशेष पूजा का इसने आयोजन प्रारंभ करवाया। और इस पूजा के बारे में बता दें कि जो सती कर्णनी थी, उस सती कर्णनी का इसने एक विशाल मंदिर बनवाया। उस विशाल मंदिर में उसकी एक विशाल प्रतिमा बनवाई और उसकी पूजा का प्रारंभ करवाया। इसके साथ ही साथ समस्त पति इस दिवस को अपनी पत्नियों की पूजा करते थे। यानी पत्नी पूजा का प्रारंभ पत्तनी नामक त्योहार वो किसके द्वारा करवाया गया? सेन गुट्टवन ने इस प्रकार के एक विचित्र त्योहार की शुरुआत की, वो भी बहुत पहले जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। उस समय इसने ऐसे विशेष कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो इसको लाल चोर कहा जाता था। और कर्णनी या पत्तनी नामक जो महिलाओं को पूजने का त्योहार था, पत्नियों को पूजने का त्योहार था, वो इसके द्वारा शुरू करवाया गया। अब इसके बाद अगला जो शासक हुआ उसका नाम मिलता है पेरुनजेरल इर्रपोई। पेरुनजेरल इर्रनपोई, ये इस वंश का संभवतः आखिरी शासक था। इसने सामंतों की जो राजधानी थी धर्मपुर, उसको विजय किया और एक नई उपाधि धारण की, अमर यवरमन। इसने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि थी अमर यवरमन। और इस अमर यवरमन का मतलब होता है कि जिसकी सीमा हिमालय तक हो। हिमालय तक हो, जो हिमालय तक की सीमा का विजेता हो उसको अमर यवरमन कहा जाता है। तो अमर यवरमन की उपाधि धारण करने का मतलब ये हुआ कि इसने काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और मरुंदई को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि इसी ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ना खेती का प्रारंभ करवाया। गन्ना खेती का प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया? पेरुनजेरल इर्रनपोई के द्वारा दक्षिण भारत में गन्ना की खेती का प्रारंभ करवाया गया। टालमी के अनुसार इसके साम्राज्य से रोम के जो सिक्के थे वो भी मिले थे। इसका मतलब संभवतः रोम के लोग चेर राजवंश के साथ व्यापारिक संबंधों में थे। चेर राजवंश के साथ रोम के लोग व्यापार करते थे और संगम साहित्य में पेरुनजेरल इर्रनपोई को
इस वंश का, चेर राजवंश का आखिरी शासक माना गया है। और इसके दरबार में एक ओबयार नामक कवयित्री रहती थी, ओबयार नामक कवयित्री रहती थी, और इस कवयित्री को इसका आश्रय प्राप्त था, और ओबयार ने भी बहुत सारे गीत इसकी प्रशंसा में लिखे। तो ये तो बात हुई मित्रों आज चेर राजवंश के बारे में। आज हमने चेर राजवंश की बात की, आगे पांड्य राजवंश की बात करेंगे। उसके बाद चोल राजवंश को हमें काफी विस्तार पूर्वक पढ़ना है, तो उसको 1 या 2 भागों में मैं निपटाने का प्रयास करूंगा, और हर एक उस तथ्य पे चर्चा करने का भी प्रयत्न करूंगा जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लगातार जुड़े रहिए तब तक टारगेट विद देव के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। थैंक यू वेरी मच।